हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाई राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण। ये तीनों हमारे अधिगम में सहायक या छात्र केंद्रित होते हैं, जबकि खोज सक्रिय अधिगम हयास यह है ये एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। रचनात्मक, अभिनव, बुद्धिमत्ता, नवाविचार। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जिसमें नूतन वास्तविक एवं उपयोगी अर्थात हो तो उसे रचनात्मक कहते हैं। अगला, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत या बर्नोन का पदानुक्रम का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्पीयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत बुद्धि जी और बुद्धि विशिष्ट बुद्धि यश के उपस्थिति का समर्थन करता है। माता पिता में वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या होमोस्टैटिक्स। तो इसको आनुवंशिकता कहते हैं। जब माता पिता के वंशजों से स्थानांतरित होने वाले लक्षण को आनुवंशिकता कहते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन बच्चों के बौद्धिक विकास के चरणों संवेदी चालक, पूर्व चालक, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? एरिक्सन का मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत, फ्रायड के मानसिक यौन का विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत या कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जीन पियाजे ने मोटर, प्री मोटर अर्थात संवेदी चालक, पूर्व चालक और सुदृढ़ परिचालक, औपचारिक परिचालन की बात की है। सर्वप्रथम जीन पियाजे मानव बुद्धि और की प्रकृति एवं विकास का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों में चिन्हित किया है। अगला, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरक प्रेसी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिबिंबित अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक प्रक्रिया को अंतर्निहित करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। लिंग, विवाहिक स्थिति और आवासीय स्थान सतत चर के असतत चर के उदाहरण हैं, जबकि आयु एक सतत चर है जिसकी माप का अविच्छिन्न श्रृंखला हो जाती है। अगला, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, शिक्षक। तो सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि शिक्षक उपस्थित हो। यह कहा जाता है कि टीचिंग बिना लर्निंग के नहीं हो सकती, लेकिन लर्निंग बिना टीचिंग के हो सकती है। शिक्षण के 3 आयाम होते हैं, शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम। लर्निंग एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तो जरूरी नहीं है कि शिक्षक हो तभी लर्निंग हो, अर्थात व्यक्ति अन्य वस्तु, समाज या आदि से सीखता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंध, वाद्य अनुबंध, अपरेंट या सामाजिक अनुबंध। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अपरेंट। बीएफ स्किनर ने सुदृढ़ीकरण दंड विलुप्त होने के कारण के आधार पर अपरेंट अनुबंध की विस्तृत व्याख्या की है, जिसके अनुसार प्रेरक उपस्थिति में सुदृढ़ क्रमिक प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित बदलाव संभव है। इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या ऑपरेंट सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। छात्र को प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पूछा छात्र के प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन, अर्थात छात्र प्रयोग में कितना सही है उसका हम अवलोकन करके जान सकते हैं। अगला, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है, क्योंकि ये एक गुण सकारात्मक कहलाता है। परिवेश का प्रभाव, हार्वथोन का प्रभाव, प्रभाव का नियम या प्रतिलोम का परिवेश का प्रभाव। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, परिवेश का प्रभाव। परिवेश का प्रभाव संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जो यह दर्शाता है व्यक्ति के गुणों के विकास में उसके आसपास के परिवेश पर निर्भर
करते हैं। अर्थात परिवेश सकारात्मक होगा तो बच्चे का विकास सकारात्मक होगा, अगर परिवेश नकारात्मक होगा तो बच्चे का विकास नकारात्मक होगा। कक्षा नायक या उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या संकलित मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन। मूल्यांकन मुख्यतः दो प्रकार होती है, फॉर्मेटिव और सबमेटिव। सबमेटिव मूल्यांकन उसे कहेंगे जब हमें परीक्षा के अंतिम परिणाम को घोषित करना होता है, लेकिन जब कक्षा के दौरान कोई भी मूल्यांकन किया जाता है तो उसे फॉर्मेटिव या रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ कक्षा नायक से मतलब अध्यापक से है। या अगला, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 12 वर्ष। मानसिक आयु की बात कर रहा है यहाँ पर। जब दोनों को समान बुद्धि लब्धि 120 है तो मानसिक आयु की बात कर रहा है, तो उसमें वास्तविक आयु से कोई लेना देना नहीं रहता है। यहाँ पे दोनों की मानसिक आयु एक समान होगी। अगला, इसको निकालने का सूत्र यहाँ पर दिया है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। तो यहाँ पे रमेश की वास्तविक आयु अंकित की वास्तविक आयु से 2 कम थी, तो यहाँ पर 10 वर्ष हो जाएगा। और रमेश का मानसिक आयु बुद्धि लब्धि बटे वास्तविक आयु बटे 100, तो 120 गुणित 10 बटे 100 बराबर 12 हमारा आ जाएगा रमेश की मानसिक आयु। निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है। न्यूटन के गति के नियम की चर्चा, न्यूटन के गति के 3 नियमों की व्याख्या करें, या न्यूटन के गति का नियम क्या है, या न्यूटन के गति के नियम पर एक लिखें। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निबंधात्मक प्रश्न अर्थात लॉन्ग प्रश्न के लिए हमारा न्यूटन के गति के 3 नियमों की चर्चा करें या व्याख्या करें सबसे अच्छा विकल्प है। अगला, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार है जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशेष लोगों को दी जाए, विकलांग व्यक्तियों को दी जाए, या बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, या स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित की जाती है। तो यहाँ हो जाएगा शिक्षा शास्त्र से मतलब विशिष्ट शिक्षा है। विशिष्ट शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा से है, या किसी भी मानसिक या किसी भी प्रकार की विच्छिन्नता वाले व्यक्तियों को जब विशिष्ट शिक्षा दी जाती है जिससे वे सांकेतिक और शैक्षिक ज्ञान और दैनिक जीवन में प्रयोग करके उन्नति कर सकें। अगला, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक संबंध स्थापित करता है, सार्थक शरीर हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है, या तीव्र ध्वनि और तरीके में परिवर्तन करता है। तो कक्षा में प्रभावी व्याख्यान के लिए शिक्षक को सार्थक शरीर के अर्थात उचित शारीरिक हाव भाव को समावेशित करना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या को सूचित नहीं करता है। दिशा निर्देश के अनुसार में समस्या, उदासी में समस्या, ठोकर लगने का भय, या दूरी मापने में असमर्थता। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दिशा निर्देशन के अनुसार में समस्या बच्चों की दृष्टिबाधिता की समस्या को सूचित नहीं करता, जबकि उदासीनता, जो दृष्टिबाधित बच्चे थे उदासीन रहते हैं, ठोकर लगने का भय उन्हें बना रहता है, उनके अंदर दूरी मापने में असमर्थता पाई जाती है। अगला, मीडिया का एक उदाहरण है जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। शैक्षिक टेलीफोन, शैक्षिक प्रसारण, ओवरहेड प्रोजेक्टर, या टेलीफोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक टेलीविजन, जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, जैसे स्वयं प्रभा आदि चैनल। अगला, वाक बाधित बच्चों को विकास में किया जा सकता है, उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करें, या उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करें, या मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ को पास भेजें। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा वाक बाधित अर्थात जो बच्चे नहीं बोलते हैं उनके विकास के लिए कक्षा में विचार प्रदर्शित करने के लिए संकेत या कई तरीकों बताकर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कहें। अगला, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उनसे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देशन देना, या उनके अपने विचारों को अवगत कराना। तो संप्रेषण अर्थात संचार करना, तो विद्यार्थियों विचारों के आदान प्रदान को संप्रेषण करते हैं।
तो विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ विचारों का आदान प्रदान करना होता है। अगला, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते हैं या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं या कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे बालकों की बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक होती है। तो किसी अभिप्रेरणा के प्रति वे सकारात्मक, बहुत प्रतिक्रियाएं, बहुत कम समय लेना आदि उनके विशेष लक्षण होते हैं, अर्थात अभिप्रेरण का अनुसरण बहुत जल्दी करते हैं। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है यथार्थता, चालाकी, समन्वय या अनुकरण। तो कौशल को सीखने के लिए पहली अवस्था अनुकरण होती है। अनुकरण के द्वारा उन्नत व्यवहार की ओर अग्रसित होकर कौशल सीखने का प्रथम सोपान होता है। मंद अभिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रहती है वे कहे जाते हैं पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी या मानसिक रूप से कमजोर। तो जब मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम हो तो उन्हें हम पिछड़े कह सकते हैं। ये बालक जो धीमी गति से सीखने की क्षमता रखते हैं उन्हें पिछड़े बालक कहे जाते हैं, और कम समय में सीखने की प्रवृत्ति रखने वाले बालकों को तीव्र बालक की संज्ञा दी गई है। अगला, निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? योग्यता, कुर्सी, बल, गति। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, योग्यता। मूर्त नहीं है, योग्यता अमूर्त होती है, योग्यता दिखाई नहीं देने वाली वस्तु नहीं है, जबकि कुर्सी, बल, गति मूर्तवाचक अवधारणाएं हैं। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करेगी। शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह क्या कर रही है। शिक्षक उन्हें अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए करवाती हैं, या शिक्षक गतिविधि आधारित सिद्धिगम के लिए प्राचार्य के आदेशों को पूरा करने हेतु दिखावे करती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होंगी जब उनका विश्वास होगा गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करेगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों का शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? नए विषय, उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजनाएं देना, रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान से अधिक नई सामग्री रखना, ठीक पाठ्य योजना, प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय पालन, सप्ताह में 3 बार गृह कार्य करना। तो सबसे प्रभावी यहाँ पे होगा सामाजिक विज्ञान में कक्षा शिक्षार्थियों को शैक्षिक गतिविधि की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे प्रभावी होगा नए विषयों पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजनाएं देना, अर्थात उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बोलना या करना होगा। अगला, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट, वेन आरेख चार्ट, फ्लो चार्ट। तो राइट आंसर ए हो जाएगा कि विभिन्न देशों के भूमि को दर्शाने के लिए तुलनात्मक चार्ट सबसे उपयोगी होगा। अगला, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं के ज्ञानवर्धन करना, धीरे सीखने वाले छात्रों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना, या माता पिता के बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित होने हेतु गृह परियोजना देना, या विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों के विषय के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा कि शिक्षण को प्रभावी करने के लिए विचारात्मक और रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों के विषय के प्रति आकर्षण को बढ़ाना होगा। बच्चों की शिक्षा होती है घर पर, विद्यालय में, समाज में, समाज और घर विद्यालय तीनों में। तो बच्चा की शिक्षा घर पे, विद्यालय में, समाज में तीनों में होती है। तो यह लगभग सामाजिकरण से संबंधित कह सकते हैं इसको कि बच्चों का सामाजिकरण तीनों जगह होता है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।